2 के एपिसोड 9 का हिंदी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले एक और बात, जो ये वाली वीडियो होने वाली है वो एक मानवा एक्सप्लेन वीडियो होने वाली है। तो हो सकता है कि तुम्हें कहानी ओरिजिनल कहानी और इस एनिमे के अंदर एक दो चैप्टर्स का डिफरेंट देखने को मिल जाए, लेकिन तुम लोग इसको ज्यादा माइंड मत करना। और तो प्रीवियस वीडियो की आखिर में हम लोगों ने देखा था कि जो एजाइल होती है वो जिन्वू को बताते कि वो लोग डीमन रियलम में वॉर की प्रिपरेशन कर रहे थे। तो अब आगे अगले चैप्टर की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि जिन्वू एजाइल से पूछता है किस तरह की वॉर। तो एजाइल बताती है कि हम लोग एक पावरफुल एनिमी के अगेंस्ट वॉर की प्रिपरेशन कर रहे थे, जिसके अंदर हमारी पूरी डीमन रेस की फोर्सेस रिक्वायर्ड थी। और ये बात सुनकर जिन्वू सरप्राइज होता है, बट जब वो उसे और बताने की कोशिश करती है तो जो सिस्टम होता है वो ये सब करने से एजाइल को मना कर रहा होता है। उसकी कन्वर्सेशन को टर्मिनेट कर रहा होता है, जो देखकर जिन्वू को ऐसा लगता है कि ये सब चीजें पहले भी उसके साथ हो चुकी है। जब उसने बारुका से सवाल पूछा था तो जो सिस्टम था वो भी उसकी कन्वर्सेशन को टर्मिनेट कर रहा था। और ऐसा हो सकता है कि उसकी इसके साथ बात करने से उसे कोई क्लू मिल जाए। और फिर जिन्वू पूछता है कि वो किस तरह का पावरफुल एनिमी था जिसके अगेंस्ट तुम लोग वॉर प्रिपेयर कर रहे थे। और एजाइल कुछ बोले से ही उससे पहले वो बेहोश हो जाती है और जिन्वू उसे नीचे गिरने से बचा देता है। एंड देन सीन चेंज होता है। हम लोग देखते हैं काफी सारे हंटर्स को, जिसके अगेंस्ट एक आंट होती है, फ्लाइंग आंट होती है, जो कि सभी लोगों को मार रही होती है और बर्बादी मचा रही होती है। और जो ये सब चीजें होती है ना, वो दूर से रिकॉर्ड भी हो रही होती है। और इन सब चीजों के बारे में कोरिया के एसोसिएशन में काफी लंबी चौड़ी बातचीत चल रही होती है, जहाँ पे अभी तक उन्हें कोई ऐसी कंट्री नहीं मिली जो कि इस हमले को इस खतरे को निपटाने में उनका साथ दे। और इतनी लंबी डिस्कशन सुनने के बाद मिस्टर गो का भी दिमाग खराब हो जाता है। एंड देन वो कहीं जाने लग जाते हैं, बट तभी उसके पीछे मिस्टर वू आते हैं, जो कि उन्हें रोकते हैं। और फिर मिस्टर वू के करीब आते हैं और उनके कान में कहते हैं कि मैंने मीटिंग के अंदर मेंशन नहीं किया था, लेकिन हम लोग किसी के साथ सीक्रेटली कांटेक्ट में हैं। तो मिस्टर गो बोलते हैं वैसे वो इंसान है कौन। तो मिस्टर गो बोलते हैं वो है हवांग डोंगसू स्कैवेंजर गिल्ड से, और उसने हमें नोटिफाई किया कि वो हमारी अपकमिंग जेजू आइलैंड रेड में पार्टिसिपेट करना चाहता है। और ये सुनकर ना मिस्टर गो चौंक जाते, लेकिन वो लोग समझ जाते कि जो हवांग डोंगसू है उसका इंटेंशन क्लियर है, उसका जो टारगेट है वो संग जिन्वू है। और अब मिस्टर गो उससे पूछते हैं वैसे तुम उससे डील कैसे करोगे। तो मिस्टर वो बताते कि जो उसने रिक्वेस्ट डाली है कोरिया आने की, उसे हम डिनाई कर देंगे। और जो रेड गेट के दिन जो उनका बाइक के साथ कलेश हुआ था उसे हम एज अ एक्सक्यूज यूज करेंगे। लेकिन जो हवांग था वो ही एक ऐसा हंटर नहीं था जिसने हमारे साथ कांटेक्ट किया। और फिर मिस्टर गो पूछते वो दूसरा हंटर था कौन फिर। तो मिस्टर वो जवाब देते जो वो कॉल आई थी वो थी नेशनल लेवल हंटर की। और फिर हम लोग नेशनल लेवल हंटर की एक झलक देखते हैं। और इसके बाद सीन चेंज होता है और अचानक से जो एजाइल होती है उसकी आंख खुलती है और वो सोचती है मैं कब सो गई थी। और फिर जिन्वू से बोलता है तुम उठ गई, लेकिन इन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि जो सभी डीमंस होते हैं वो एक दूसरे के साथ फ्रेंडली नहीं होते। और फिर जिन्वू से दिखाता है कि जो सभी डीमंस थे वो उस पर अटैक करने की कोशिश कर रहे थे, जो देखकर एजाइल थोड़ा ब्लश करती है और बोलती है वेट, क्या जब मैं सो रही थी तो तुमने मेरे को प्रोटेक्ट किया। और अब जो एजाइल होती है वो जिन्वू के सामने झुकती है और उसे शुक्रिया बोलती है और ये भी बताती है कि जो डीमंस होते हैं जिनके अंदर इंटेलिजेंस नहीं होती वो इंटेलिजेंस डीमन को अपना नहीं मानते। और अब जिन्वू बोलता है ये सब छोड़ो और मेरे को ये बताओ कि मेरे को एंटी परमिट मिलने में कितना टाइम लगने वाला है। और फिर सीन चेंज होता है और हम लोग एक कैसल का सीन देखते हैं, जहाँ पे फाइनली जिन्वू और एजाइल उस जगह पहुंच जाते हैं जिस जगह उन्हें एंटी परमिट मिलने वाला है, वो है उसके फादर के पास। और फिर एजाइल का फादर बोलता है वेट, और फिर वो डरते हुए कहता है क्या तुम्हें आइडिया भी है कि तुमने अभी क्या किया है, और जो तुम्हारे बगल में वो इंसान है कौन। और फिर एजाइल बोलती है ही इज माई गेस्ट फादर। और फिर जो उसका फादर होता है ना वो चिल्लाते हुए कहता है तुम मेरे को ये बताओ कि किस तरह का जो गेस्ट है वो अपने साथ सोल्जर्स की आर्मी लेके चलता है। और ये सुनकर ना एजाइल भी चौंक जाती है, बट उसका फादर बोलता है क्या तुम इनकैपेबल हो इन्हें देखने में। उसने अपनी डार्कनेस के अंदर काफी सारे सोल्जर्स को छुपा रखा है। जो सुनकर जिन्वू भी अपने मन में सोचता है मेरे को लगता है कि जो इनके सेंसेस है वो काफी शार्प है। और अब सभी सोल्जर जिन्वू पे अपनी शॉट को पॉइंट कर देते हैं, बट इससे जिन्वू को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। वो बड़े चौड़ में कहता है मैंने एजाइल से वादा किया है कि अगर वो मेरे को एंटी परमिट दे देगी तो मैं इस जगह को शांति से छोड़ दूंगा। और जिन्वू को देखकर ना एजाइल का फादर भी समझ जाता है इसके साथ पंगा लेना यानी मौत को दावत देना।
तो फिर वो शांति से उसे कहता है क्या तुम केवल एंट्री परमिट ही चाहते हो। तो जिन्वो जवाब देता है मेरी एक और रिक्वेस्ट है। और अब जो जिन्वो होता है वो सबसे पहले अपनी एजाइल के कंधे पे हाथ रखता है और बोलता है मेरे को इसको कुछ समय के लिए बोरो करना है। और अभी ना जो एजाइल होती है वो ब्लश भी कर रही होती है, लेकिन जिन्वो अपनी बात को कंटिन्यू करता है कि ये जानती है कि जो सभी टॉप फ्लोर्स के एंट्री परमिट्स है वो कहाँ पर है, तो उन्हें लोकेट करने के लिए मेरे को इसकी जरूरत है। और जो उसने एजाइल के कंधे पे हाथ रखा है वो उसके फादर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, और ये चीज अपना जिन्वो भी समझ जाता है और अपना हाथ उसके कंधे से हटा देता है। और इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं कि जिन्वो एजाइल के परिवार के साथ खाना वगैरह खा रहा होता है, जहाँ पर एजाइल का फादर जिन्वो को बोलता है तुम्हें केवल एंट्री परमिट और एक गाइड चाहिए। और जिन्वो अपने मन में सोचता है कि जब उसने एजाइल को बोरो करने की बात करी थी तो शायद उसके फादर ने कुछ गलत समझ लिया होगा। और वो पॉइंट आ जाता है जहाँ पर एजाइल के फादर जिन्वो को एंट्री परमिट देते हैं, और जैसे ही जिन्वो को एंट्री परमिट मिलता है वैसे ही वो अपनी जगह से खड़ा होता है और एजाइल को बोलता है क्या अभी हमें जाना चाहिए राइट। तो एजाइल जवाब देते हैं यस। और फिर जिन्वो के सामने एक नोटिफिकेशन आता है कि जो डीमन नोबल है वो आपकी पार्टी में ज्वाइन होने के लिए रिक्वेस्ट कर रही है। और ये चीज जिन्वो के लिए सरप्राइजिंग होती है थोड़ी सी, बट वो समझ जाता है कि इस फीचर का यूज करके वो अपने मेंबर को अपने पार्टी मेंबर को अपने एक्सपीरियंस पॉइंट्स शेयर कर सकता है। और जाने से पहले जिन्वो एजाइल को समझा देता है कि अगर मैं बैरल के अंदर उतरूंगा तो तुम फाइट के अंदर ज्वाइन होने की सोचना भी मत, क्योंकि सभी चीजों को मैं खुद हैंडल कर लूंगा। और ये सुनकर एजाइल शर्माते हुए बोलते हैं ठीक है। एंड अब फाइनली वो लोग नेक्स्ट फ्लोर की तरफ मूव करते हैं, जहाँ पर जिन्वो एजाइल को बोलता है क्या तुम अपने हॉर्स के बिना ठीक हो। तो एजाइल जवाब देती है नेक्स्ट फ्लोर में केवल पार्टी मेंबर ही जा सकता है, अलाउड है, तो इसलिए मैं अपने हॉर्स को अपने साथ नहीं ले जा सकती हूँ। और फिर एजाइल जिन्वो को रोकती है और उसे लेकर देती है जो कि वो ग्रेस क्लैन को दे पाए, जिससे उसे बिना फाइट करे एंट्री परमिट मिल जाए। और फिर जिन्वो उससे पूछता है क्या तुम्हारे ग्रेस क्लैन के साथ अच्छे रिश्ते हैं। और फिर एजाइल बताते नहीं, एक बार जो डीमन रियलम के अंदर नोबल्स के बीच डिस्प्यूट्स हुआ था तो वो श्योर है कि इसका जो रिस्पॉन्सिबल है वो गैरिस क्लैन ही है। और फिर जिन्वो बोलता है ठीक है। और अब जिन्वो थोड़ा स्माइल के साथ बोलता है मेरा यहीं पे इंतजार करो, मैं ज्यादा समय नहीं लगाने वाला। और फिर वो बड़े बैडस तरीके से गैरिस क्लैन की तरफ आगे बढ़ता है और उसने अपनी परछाई के अंदर अपनी शैडो आर्मी को छुपा रखा है। और फिर हमें नाटक के थ्रू बताया जाता है कि कुछ मिनट्स बाद ही फ्लेम्स और जो चिल्लाने की आवाज है वो गैरिस क्लैन के कैसल से आने लगी। और फिर सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं हंटर एसोसिएशन को, जहाँ पे मिस्टर गो के सामने एक नेशनल लेवल हंटर बैठा हुआ होता है। और वो मिस्टर गो को पूछता है क्या आप रियली में नहीं जानते कि जो साउथ कोरिया के 10वां एस रैंक हंटर संग जिन्वो है वो कहाँ पर है। तभी साइड से मिस्टर वो उसे जवाब देते हैं उसे पिन डाउन करना काफी मुश्किल है और जो सर्विलेंस टीम है उन्हें मुश्किलें हो रही है उसका पता लगाने में। तो वो हंटर जवाब देता है वैसे मैं तुम्हारी बातों पे कैसे भरोसा कर सकता हूँ। तो मिस्टर वो जवाब देते हम कोई बेवकूफ नहीं है जो कि नेशनल लेवल हंटर से झूठ बोले। और वो बंदा हंसते हुए बोलता है ठीक है मैं समझ गया। एंड देन वो यहाँ पे अपने आने का मकसद बताता है। पहला है संग जिन्वो एंड सेकंड है कि वो हवांग डोंगसू की एंट्री को साउथ कोरिया में डिनाई कर दे। एंड फिर वो उनसे हाथ मिलाता है और ये भी कहता है देखकर ऐसा लग रहा है कि हमने कुछ ज्यादा बात नहीं करी, लेकिन अगर फ्यूचर में मेरे को आपकी जरूरत पड़ती है तो मैं आपको याद करूंगा। और आखिर में जाते वक्त ना बंदा अभी भी उनकी हेल्प करने को रेडी नहीं होता, वो बस यही कहता है ये शर्म की बात है कि मैं आपकी जेजू आइलैंड रेड में हेल्प करना चाहता था, लेकिन उस दिन मेरे को कुछ और काम है। बट ये डिफरेंट स्टोरी हो सकती है अगर साउथ कोरिया के पास फंड हो और वो मुझ जैसे हंटर को हायर कर सके। और उसके जाने के बाद मिस्टर वू को बोलते हैं मिस्टर वू क्या ये बंदा मेरे को बेवकूफ समझ रहा था कि मैं ऐसा सोचूं कि ये ये बंदा हमारी हेल्प करेगा। और इसके बाद जो मिस्टर वो होते हैं वो उन्हें जवाब देते हैं इसकी चिंता मत कीजिए मिस्टर गो, जापान हैज एग्री टू वर्क विद अस। एंड देन सीन चेंज होता है और हम लोग जापान का प्लेन देखते हैं जो कि साउथ कोरिया आ रहा होता है। और इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग डीमन कैसल का सीन देखते हैं जहाँ पे जिन्होंने काफी सारे कैसल्स को काफी सारे नोबल्स के क्लैंस को कैसल को जला के रख दिया है और अभी उसका लेवल 87 होता है। इवन हम लोग ये भी देखते हैं कि जो जिन्वो के दूसरे सोल्जर्स होते हैं लाइक इग्रिस, टैंक, आयरन, उन सभी लोगों ने भी अपना जो लेवल है उसे इंक्रीज किया है। और अब साइड से एजाइल बोलती है एक्सक्यूज मी जिन्वो सर, और जिन्वो बोलता है मेरे को कोई सर वगैरह मत बोलो। एंड देन अब जो एजाइल है वो जिन्वो से पूछती है कि क्या आप जानते हो क्या आपको पता है कि आपने इतने समय से कितने सारे क्लैंस को डिस्ट्रॉय कर दिया होगा। तो जिन्वो जवाब देता है तुम्हारे क्लैंस को छोड़कर मैंने 9 क्लैन को डिस्ट्रॉय कर दिया है। एंड लास्ट में जिन्वो उसे ये भी मेंशन करता है कि वो उसके क्लैन को नंबर 1 क्लैन
बनाना चाहता है। बट ये सुनकर ना जो एजाइल होती है वो ये करने का उससे रीजन पूछती है, तो जिन्वो जवाब देता है बिकॉज मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। और ये सुनकर ना एजाइल काफी ज्यादा ब्लश करना शुरू कर देती है। और इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं 90 फ्लोर्स के बाद जितने भी डीमन कैसल्स होते हैं, आई मीन डीमन क्लैंस होते हैं, वो जिन्वो के लिए टफ पड़ते हैं, लेकिन एट दी एंड वो सभी डीमन क्लैंस को डिफीट कर देता है। और अभी इस पॉइंट पे वो 97 फ्लोर पे होता है। और उन्हें हराने के बाद जिन्वो अब एजाइल को बोलता है अब तुम्हें नीचे जाना चाहिए, क्योंकि इससे आगे मैं खुद फिगर आउट कर लूंगा कि मेरे को कहां पर जाना है। जो सुनकर एजाइल थोड़ा निराश हो जाती है और उसे बोलती है क्या मैं अब तुम्हारे लिए कोई काम की नहीं हूँ। और अब जिन्वो उसके कंधे पे हाथ रखता है और अपने मन में सोचता है ये फनी तो है, लेकिन वो उसे बोलता है तुमने अच्छा काम किया, थैंक्स फॉर योर हेल्प। और तभी एजाइल उसे बोलती है नहीं मैं तुम्हारे साथ आऊंगी, मैं देखना चाहती हूँ कि तुम क्या अचीव करते हो। और इसके बाद ना जिन्वो मान जाता है और अब दोनों एक साथ आगे बढ़ते हैं। और इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग कोरिया का एयरपोर्ट देखते हैं जहाँ पे कुछ लोग आए हुए होते हैं, जिसमें से एक का नाम होता है गोटो रियोजी और ये एक जापानीज हंटर और एक एस रैंक हंटर होता है। और अब उस जगह एसोसिएशन के बंदे भी आते हैं उसे लेने के लिए। एंड देन अब वो फाइनली हंटर एसोसिएशन जाते हैं और फिर सीन शिफ्ट होता है। हम लोग देखते हैं मिस्टर गो को, जो कि गोटो रियोजी को देखकर अपने मन में सोच रहे होते हैं कि तो ये बंदा है गोटो रियोजी, एशिया का ऐसा हंटर जो कि लियू जीगैक के बराबर है। और ये बंदा है कौन लियू जीगैक तुम्हें आगे पता चल जाएगा। और हम लोग गोटो रियोजी को अब गोटो ही बोलने वाले हैं। और अब हमें बताया जाता है कि जापान के अंदर टोटल 21 एस रैंक हंटर्स है, जिसमें से जो 11 एस रैंक हंटर है वो एक ही गिल्ड से आते हैं, जिसमें से गोटो रियोजी है और इस गिल्ड का नाम है ब्लेड गिल्ड। लेकिन दूसरी तरफ साउथ कोरिया के अंदर 5 मेजर गिल्ड्स है जो कि आपस में एक दूसरे के साथ कम्पीट करती है। लेकिन जापान के अंदर एक सिंगल गिल्ड ही पूरी पावर्स को होल्ड करे रखती है। और सभी लोग जानते हैं कि जो गोटो रियोजी गिल्ड है वो एशिया का सेकंड लार्जेस्ट गिल्ड है और जो फर्स्ट लार्जेस्ट गिल्ड है वो चाइना का है। और अब साइड से जो गोटो के साथ आई हुई बंदी होती है उसका नाम होता है हानिकावा और वो सभी को बताती है कि वो गोटो की इंटरप्टर है। आई मीन जो भी गोटो बोलेगे उसे जो हानिकावा है वो मिस्टर गो को समझाएगी कि वो क्या बोलना चाहते हैं एटलीस्ट। और अब सबसे पहले जो हानिकावा होती है वो मिस्टर गो को जेजू आइलैंड इंसिडेंट के बारे में बताती है, जिसको वो नजरअंदाज नहीं कर सकते। और इसीलिए जो जापान है वो कोरिया को अपना फुल सपोर्ट देने वाला है। और अब सीधे जो गोटो होता है वो पॉइंट पे आता है और उन्हें बताता है कि वो चाहता है एक यूनाइटेड स्ट्राइक स्क्वाड बनाना जिसके अंदर टॉप रैंक हंटर्स हो और इस चीज पर उनका क्या विचार है। और अब मिस्टर गो उन्हें बोलते हैं कि तुम चाहते हो एक अलायंस बनाना जिससे हम लोग आर्म के बेस कैंप पर अटैक कर सके। और फिर गोरो जवाब देता है एग्जैक्टली। और अब मिस्टर गो से बोलते हैं कि मैं जानता हूँ कि जो जापान के टॉप हंटर्स है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, लेकिन अगर हम लोग जेजू पे अटैक करते हैं जो कि उनकी कॉलोनी का हट है तो ये काफी डेंजरस हो सकता है। तो गोटो जवाब देता है हम लोग एक एस रैंक गेट को डील कर रहे हैं, तो मैंने एक स्ट्रेटेजी प्रिपेयर कर रखी है। और अब हानिकावा उसे डॉक्यूमेंट पकड़ाती है और उसमें यही बताया गया होता है कि जो उन आर्म्स की लाइफ स्पैन होता है वो काफी शॉर्ट होता है और वो 1 साल ही केवल जी सकते हैं। और इसीलिए गोटो उन्हें बोलता है कि अगर हम लोगों ने क्वीन को हरा दिया तो जो बाकी की आंट्स है वो 1 साल के अंदर ही मारी जाएगी। और इस चीज को लेकर ना इनकी काफी लंबी चौड़ी डिस्कशन चलती है। बट अगर मैं तुम्हें शॉर्ट में बताऊं तो जो मिस्टर गो है उन्होंने गोटो की बात को मान लिया और उसके प्लान को एग्री कर चुके हैं। एंड इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग जिन्वो और एजाइल को देखते हैं। और इस वक्त जिन्वो ने अपना लेवल 94 कर चुका है और वो 100 फ्लोर्स तक रीच भी कर चुका है। और तभी जिन्वो और एजाइल की तरफ एक ड्रैगन आगे बढ़ता है और जो उससे पावर रिलीज हो रही होती है ना उसे जिन्वो सेंस कर लेता है। और अब जिन्वो के सामने आ जाता है डीमन किंग बैरान, जिसके हाथों में उसकी सॉर्ड होती है और वो एक ड्रैगन में बैठा हुआ होता है। और जिन्वो अपने मन में सोचता है कि इसकी एक अद्भुत आर्मी है और क्या मैं इसे हरा भी सकता हूँ। और अभी ना जिन्वो खुद पे डाउट हो रहा है कि भाई वो उसे हरा पाएगा भी या नहीं। और जो डीमन किंग बैरान का ऑरा होता है ना उसे एजाइल भी सेंस कर पाती है और ये उसका फर्स्ट टाइम होता है जब वो डीमन किंग को देख रही है। और फिर जिन्वो की नजर उस ड्रैगन पर पड़ती है जिसके ऊपर बैरान बैठा हुआ था। और इसको हम लोग केवल ड्रैगन ही बोलने वाले बिकॉज इसका नाम काफी कॉम्प्लिकेटेड है। जिसको देखकर जिन्वो अपने मन में सोचता है एजाइल के हॉर्स को देखकर यही एक नॉन डीमन क्रिएचर है जिसका पहली बार उसके साथ इनकाउंटर हुआ है और मे बी शायद वो उसकी शैडो को एक्सट्रैक्ट कर सकता है। एंड अब बैरान अपनी हेल आर्मी का यूज करता है जिससे जो उसके सोल्जर जो उसके नाइट्स होते हैं वो सभी समन हो जाते हैं और उसकी एक बहुत बड़ी डीमंस की सेना
समन हो चुकी है, जो कि एक साथ मिलकर जिन्वू और एजाइल की तरफ आगे बढ़ते हैं। और उसी के बाद जिन्वू अपने मोनार्क डोमेन को एक्टिवेट कर देता है और जितने भी डीमन जिन्वू के डोमेन में आता है तभी बंदा अपने सोल्जर्स को सैरो सोल्जर्स को आने का ऑर्डर देता है। और फिर हम लोग एक बैडेस्ट समनिंग को देखते हैं जहाँ पर जमीन के अंदर से जिन्वू के सैरो सोल्जर समन हो रहे हैं और जमीन के अंदर से सभी डीमंस को मार रहे हैं। और अब हम लोग देखते हैं कि एक तरफ जो टैंक्स होते हैं वो डीमंस पर हमला कर रहे होते हैं, दूसरी तरफ जो इग्रिस होता है वो अपना काम कर रहा होता है, और तीसरी तरफ जो टस्क होता है उसके पास ऑर्ब होता है, वो उस ऑर्ब का यूज करके अपने फायर मैजिक का यूज करता है। और उसका इम्पैक्ट इतना होता है ना कि वो एक ही बार में मल्टीपल डीमंस को मार देता है, और इसका जो इम्पैक्ट है वो तुम खुद देख सकते हो। और ये देखकर ना एजाइल भी चौंक जाती है और बोलती है मैंने और उसने एक साथ फ्लोर्स के ऊपर क्लाइंब किया है, लेकिन ये मेरा फर्स्ट टाइम है जब मैं इतने बड़े लेवल पे उसकी बैटल को देख रही हूँ। और फिर एजाइल बैरान को देखती है और अपने मन में सोचती है ऊपर डीमन किंग बैरान है जो कि इस जगह का सुप्रीम लीडर है, और दूसरी तरफ जो जिन्वू है वो इस जगह का इन्वेडर है। तो अभी मेरे को क्या करना चाहिए, मैं किसकी साइड लूँ? लेकिन तुम्हें आखिर पता चल जाएगा कि जो एजाइल है वो किसकी साइड चूज करती है। लेकिन दूसरी तरफ जो बैरान होता है वो अपने मुंह से लाइटनिंग अटैक जनरेट कर रहा होता है और फिर वो उन पर अटैक कर देता है, और जो लाइटनिंग अटैक होता है ना उससे काफी सारे जो सोल्जर्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। बट सही वक्त पे जिन्वू खुद भी बचता है अपने बफ का यूज करके और एजाइल को भी प्रोटेक्ट करता है। और फिर बंदा तेजी से बैरान की तरफ आगे बढ़ता है और अपने डैगर से उस पर अटैक करता है, लेकिन बैरान इजीली अपने शॉट का यूज करके उसके हमले को इजीली ब्लॉक करता है। और जैसे बैरान अपनी शॉट को घुमाता है वैसे जिन्वू दूर जाके दीवार पे टकराता है, और देखकर ऐसा लग रहा होता है कि इस पॉइंट पे जिन्वू भी इस फाइट में स्ट्रगल कर रहा है। और फिर बैरान फिर से उस पर लाइटनिंग अटैक करता है, लेकिन इस बार बड़ी मुश्किल से जिन्वू उसके हमले को ब्लॉक डॉज कर पाता है, और वो उसके लाइटनिंग अटैक से भाग रहा होता है। बट अब जिन्वू को भी ऐसा लगने लग जाता है कि जो उसका लाइटनिंग अटैक है वो उसे कैचअप कर लेगा, और केवल जो उसकी रॉब है वही उसे जितना हो सके वही प्रोटेक्ट कर पाएगी। और लेकिन तभी कहानी में एक ट्विस्ट आती है, जो हमला जिन्वू पे लगने वाला था तभी उस हमले पे फायर आ जाती है, और ये काम होता है अपने टस्क का। और इसके बाद दोनों के हमले आपस में क्लैश कर रहे होते हैं, वो थोड़ा एडवांटेज में होता है। और जो हमला टस्क का होता है वो बैरान पे तो नहीं लगता, बट जो उसका क्रिएचर होता है उस पे लग जाता है, जिससे वो जमीन पर क्रैश कर जाता है। और अब जिन्वू से बोलता है मैं फाइनली तुम्हें नीचे ले आया, मैं काफी थक गया था तो मैं ऊपर देखते हुए। और इस बार ना उसने अपने डैगर को उसकी तरफ पॉइंट कर रखा है, बट बैरान फिर उसकी तरफ आगे बढ़ता है उससे फाइट करने के लिए। और अभी जो बैरान का ऑरा होता है ना वो देखने में काफी ज्यादा बैडेस्ट लग रहा होता है। एंड फिर वो फिर से अपना लाइटनिंग अटैक करता है, लेकिन इस बार ये जो अटैक होता है वो टस्क पर जाता है, और अभी जिन्वू का जो माना होता है ना वो जल्दी जल्दी ड्रेन हो रहा होता है। इवन उसे अभी कोई चांस नहीं मिल रहा होता अपने माना को रीजनरेट करने का। और अभी जिन्वू एक चीज समझ चुका है कि उसे उसके माना को लो होने से पहले बैरान को हराना पड़ेगा, और सबसे पहले टस्क बैरान पर हमला करता है, लेकिन बैरान सबसे पहले उसके वेपन को ब्रेक करता है एंड अपनी शॉट को उसके मुंह पे घुसेड़ देता है और उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। और अब बारी आती है इग्रिस की, और जैसे इग्रिस बैरान पर अपनी शॉट से हमला करता है वैसे बंदा इजीली उसके शॉट को पकड़ता है एंड देन अपने लाइटनिंग से उसके मुंह को ही फोड़ देता है, तोड़ देता है। और अब पीछे से तभी एंट्री होती है संग जिन्वू की, और वो अपने डैगर से उस पर क्रिटिकल अटैक करता है, लेकिन उससे पहले बंदा उसके हमले को ब्लॉक कर देता है, जो देखकर ना जिन्वू काफी ज्यादा चौंक जाता है। और अब बैरान सबसे पहले जिन्वू का अब सिर पकड़ता है, और जब नीचे से फिर से आयरन और इग्रिस उस पर हमला करते तभी बंदा सबसे पहले उनके हमले को ब्लॉक करता है, और इसी मौके का फायदा जिन्वू उठाता है और अपने डैगर से उसके छाती पे घोप देता है। एंड फिर से इग्रिस साइड से जो उसका दूसरा हाथ होता है उसे अपनी शॉट से घोप देता है, जिससे अपना जिन्वू फ्री हो जाता है। एंड दोनों तरफ से अभी बैरान फंस चुका है, लेकिन अब बैरान को आता है गुस्सा एंड देन वो काफी जोर से दहाड़ता है, और उसके अंदर से ना काफी ज्यादा एनर्जी बाहर निकल रही होती है, जिससे जो जिन्वू होता है वो सही से खड़ा तक नहीं हो पा रहा होता है। और अब बैरान के पास दो दो डैगर आ जाते हैं, लेकिन अपना जिन्वू कहाँ कम होता है, उसके पास भी उसके खुद के दो डैगर होते हैं। और अब दोनों एक दूसरे के आमने सामने एंड देन तेजी से फिर वो लोग एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ते हैं और अपने डैगर से एक दूसरे पर अटैक्स कर रहे होते हैं। और इनकी फाइट देखकर ऐसा लग रहा होता है कि दोनों एक दूसरे को बराबरी की टक्कर दे रहे हैं। बट तभी कहानी में एक ट्विस्ट आता है, जो बैरान होता है वो लाइटनिंग अटैक करता है, जो देखकर जिन्वू सरप्राइज होता है, बट वो अपने डैगर के थ्रू
उसके हमले को ब्लॉक तो कर देता है, बट इसी चक्कर में जो उसके दोनों डैगर्स होते हैं वो आसमान में उछल जाते हैं और बंदे को ऐसा लगता है कि अब काफी परेशानी आ चुकी है। लेकिन फिर बैरान फिर से उसकी तरफ आगे बढ़ता है उसे स्टैप करने के लिए, लेकिन फिर जिन्वू उसके दोनों हाथ पकड़ लेता है, बट अभी भी बैरान रुकने का नाम नहीं लेता। वो फिर से अपना वही सेम अटैक करता है लाइटनिंग वाला, लेकिन उसके अटैक करने से पहले कोई उस पर चीज मारता है फेंक के, जिससे उसका ध्यान बढ़ जाता है और ये काम होता है एजाइल का। लेकिन इस मौके का अपना जिन्वू अच्छे से फायदा उठाता है। वो अपनी कमांडर टच स्किल का यूज करता है और उसके दोनों हाथ उखाड़ के फेंक देता है और फिर वो अपना फाइनल ब्लो उसके मुंह पे दे मारता है और जो उसका सिर होता है वो धड़ से अलग हो जाता है। और इसी के साथ जिन्वू ने अब डीमन किंग बैरान को हरा चुका है और उसकी सोल को कलेक्ट भी कर चुका है। और फिर एजाइल जिन्वू के पास आती है भागते हुए और बोलते हैं जिन्वू सर, लेकिन जिन्वू एक जगह बैठता है और बोलता है एजाइल जाओ और अपने फादर को बोल दो कि जो तुम्हारा रेडिस क्लैन है वो अब नंबर 1 क्लैन बन चुका है। और फिर एजाइल थोड़ा इमोशनल हो जाती है और बोलते हैं सर जो मेरे क्लैन का नाम है वो रेडी रू है। और इसी के साथ ही जो अपना एपिसोड है वो खत्म हो जाता है। तो गाइस अगर तुम्हें आज की वाली वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड इस वाली वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो अब मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तो अभी के लिए टाटा बाय बाय।